नमस्कार, मैं जीत सिंह। आप देख रहे हैं आरटीआर मीडिया 24। हमारे साथ मौजूद हैं अखंड समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हीरालाल सैनी जी। हम उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। आइए हम बात करते हैं हीरालाल सैनी जी से। नमस्कार। सर, हम आपकी पार्टी के बारे में, कुछ विपक्ष के बारे में बातचीत करना चाहते हैं कि आपकी पार्टी सन 2015 में आई और आपकी पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आदरणीय अजीत सिंह, मेरी पार्टी मुख्य रूप से दबे कुचले वंचित शोषित जिनको सत्ता शासन में अधिकार अब तक प्राप्त नहीं हुआ, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं, शिक्षा से भी वंचित हैं। बहुत सरकारें आई, आजादी का 74 वर्ष बीत गया, फिर भी जो 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ही रह गए। उनका आज तक उद्धार नहीं हुआ। कुछ लोग आए बहुत पहले, गरीबी मिटाते थे और उनका गरीबी मिटाने का नारा ऐसा हुआ कि गरीब ही मिटते गए। बहुत पुराना नारा दिया गया था। बहुत पुराना नारा दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास के पन्नों में सिमट करके वह नारा रह गया, गरीब गरीब ही रह गया। और आज तो ऐसी स्थिति आ गई है कि गरीब ही रह जाएंगे, चंद लोग अमीर बन जाएंगे, मध्यम वर्ग जो कहते थे हम, वो अभी मिटने जा रहा है। सिर्फ गरीब रहेंगे और ऊपर कुछ अमीर रहेंगे। तो सत्तामूलक समाज की स्थापना के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, वंचितों शोषितों दलितों को, अकलियतों को अधिकार दिलाने के लिए, चाहे किसी भी वर्ग संप्रदाय के हैं, जो गरीब हैं उनको समाज में भी जीने का अधिकार है। और जीने का अधिकार है तो उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन सत्ता में बराबर की भागीदारी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने अखंड समाज पार्टी का निर्माण किया। आज संघर्षरत हूँ आपके सामने। सर, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी की मुख्य विचारधारा क्या है? मुख्य विचारधारा बता दिए। हम कहेंगे कि हमारी विचारधारा समाजवाद पर आधारित है, अम्बेडकरवाद पर आधारित है, पूंजीवाद पर आधारित है, तो मेरे लिए बेईमानी होगा। हमारी मुख्य रूप से विचारधारा गरीबों को न्याय दिलाना, गरीबों की शासन सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना। इसे आप चाहे गरीबवाद कह लो, चाहे साम्यवाद कह लो, चाहे समाजवाद कह लो, चाहे पूंजीवाद कह लो, लेकिन गरीबों की लड़ाई हम लड़ रहेंगे। उन्हीं की विचारधारा है और उन्हीं का वाद है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने इस राजनीति में एक चीज बहुत नजदीक से देखा है जी, तुष्टीकरण की राजनीति। हाँ, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई अन्य दल हो, हर एक इंसान तुष्टीकरण करता है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि तुष्टीकरण क्या होता क्या है। देखिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी किसी के साथ समझौता कर लेना, चाहे उसका साथ दे देना, अपने स्वयं के लिए तुष्टीकरण, यही तुष्टीकरण है। हमारी राजनीति बनी रहे, हम शासन सत्ता में बने रहे। कोई मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, कोई हिंदू तुष्टीकरण कर रहा है, कोई गरीबी के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई अपनी भूख मिटाने के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई शासन सत्ता में अच्छा पद पाने के लिए आंदोलन कर रहा है। सबकी तुष्टीकरण की नीति लागू है। गरीब छटपटा रहा है। मैंने एक चीज और देखा है कि विपक्ष अपनी बात सरकार के सामने रख नहीं पा रहा है। विपक्ष अपनी बात रखना भी चाहता है, तो विपक्ष को रखने का तरीका नहीं है एक तो, और उनकी बोली ही नहीं सुनी जा रही है। नहीं, इसका कोई ना कोई कारण विपक्ष का बिखराव होना। वह तो बिखराव है। इसका क्या कारण, इसका मूल कारण क्या है? सब लोग अपनी अपनी डपली अपनी राग आप रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं क्यों मिलूं उससे। अब सत्ता पक्ष जो है, आज हिंदूवाद, तुष्टीकरण
और एक तरह से कब्जावाद करके विपक्ष को फलने फूलने की ताकत नहीं दे रहा है। अब अगर आप 5 हैं और 5 विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं और जब तक एक नहीं होंगे तो यह मुट्ठी कैसे बनेगी? अकेले अकेले सत्ता पक्ष से कहां लड़ पाओगे आप? नहीं लड़ पाओगे तो बिखरे रहोगे, वे तानाशाही रवैया अपनाते रहेंगे। एक चीज और है कि बीजेपी अपने आप को सबसे सॉफ्ट हिंदुत्ववादी कहती है। हाँ, कहती है। ये कहां तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। हिंदुस्तान में जिसका जन्म हुआ है सभी हिंदू हैं। सही। हिंदुस्तान में जिन्होंने जन्म ले लिया सभी हिंदू हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब तो सभी टीका लगा रहे हैं, सभी जनेऊ पहन रहे हैं। और हिंदुस्तान की मिट्टी में जो पल बढ़ा है, जो हिंदुस्तान का अन्न ग्रहण कर रहा है, वह तो हिंदू है। आप कैसे कहोगे सबसे बड़े हिंदू हैं? मैं कहता हूं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं। जिस समाज में आता हूं, जन्मजात उसे पूजा का अधिकार है। मैं हमारी समाज से आता हूं जिस पर देवी का वरदान होता है, तो सबसे बड़ा हिंदू तो मैं हूं। लेकिन आज भी इन पार्टियों से धोखा खा करके गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे पार्टी बनाना पड़ा। और कोई कहेगा सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं और कोई कहेगा सबसे बड़ा मुसलमानों का हितैषी मैं हूं। अच्छा सर, एक चीज और, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है जी कि बीजेपी जी सत्ता पक्ष बीजेपी के ऊपर आरोप लगाता है कि अगर सरकार से कोई क्वेश्चन कर दे तो उसके ऊपर एनएसए है, ईडी है, सीबीआई है, ये चालू कर देती है। ये बात कहां तक सही है, कहां तक गलत, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सीबीआई, ईडी ये सब सरकार की एजेंसियां हैं, वे अपना काम करती हैं। हम कहते हैं कि अगर आप में किसी प्रकार का दाग नहीं है तो सीबीआई चाहे ईडी क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। सत्ता पक्ष को भी कुछ करने कराने का अवसर आप उसी जगह दे पाएंगे जब आप दाग देंगे। कुछ तो जरूर रहेगा। अगर आप साफ पाक हैं, ईडी और सीबीआई कर क्या सकती है आपका? कभी नहीं कुछ बिगाड़ सकती। सर, इस समय एक बात सबसे ज्यादा हाईलाइट है जी, किसान आंदोलन जी। तो किसान आंदोलन कहां तक राजनीतिक है या अराजनीतिक है? देखिए, जो किसान आंदोलन में लगे हैं, आंदोलनरत हैं, वे बिल्कुल सही हैं। अब उसको राजनीतिक पार्टियां अपने लिए और राजनीतिक बना ले रही हैं। नहीं तो किसान की मांग जायज है। किसान की मांग तो जायज है जी। गवर्नमेंट भी तो अपनी बात सही कह रही है। नहीं, गवर्नमेंट 3 कृषि कानून लागू करने के पहले वो ये कह रही है कि मैं आपकी जो भी मांगे हैं जी उसको मानता हूं। किस बेस पर? कि आप पहले बिल देखिए और बिल में जो संशोधन करने वाला है वो मैं संशोधन करने के लिए तैयार हूं। एमएसपी पे मैं लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हूं। तभी किसान नहीं मानते। लिखित गारंटी और एमएसपी पर कानून अगर बन जाता तो कोई बातें नहीं रहती। आदरणीय जी सिंह, बात यही फंसी है। आप कह रहे हो कि सब कुछ आपका है। सर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये नहीं, कह रही है सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सब कुछ आपका है, आप ही के लिए कानून है, आप ही की आय दोगुना करना है। बशर्ते जब हम कह रहे हैं कि उसको लिखित में एमएसपी दे दो, तो आप दे क्यों नहीं रहे हो? एमएसपी किसानों के लिए है, उनकी फसलों पर मूल्य आप निर्धारित कर रहे हो, तो उनको लिखित देने में क्या ऐतराज है? आपको है लिखित दो,
एक क्वेश्चन और है मेरा जी। महंगाई के ऊपर जी जनता की कमर कोरोना ने तोड़ दिया जी। धीरे धीरे लगभग एक साल का समय गुजर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फरवरी या जनवरी में कोरोना आया था और फरवरी जनवरी बीत भी चुकी है। जी जी बजट का मार्च चल रहा है, एक साल का हो गया। एक साल के अंदर किसान हो, मजदूर हो या व्यवसायी हो, कोरोना ने उसकी कमर को तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं पर जो गवर्नमेंट है उसने डीजल, पेट्रोल, गैस, घरेलू गैस है या जो एलपीजी की गैसें आती हैं गाड़ी लगाने के लिए, ये सारे रेट आसमान की तरफ जा रहे हैं, महंगाई चरम पे बढ़ रही है। इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, सत्ता पक्ष केंद्र में बैठी हुई जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, उसे अपने टैक्स को कम करना चाहिए और राज्य की सरकारें जो है कुछ न कुछ परसेंटेज के अनुसार से अपने वैट कम करें, ताकि डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो। और डीजल के दाम जब कम हो जाते हैं तो माल ढुलाई से लेकर के कृषि कार्य से लेकर के सब में फायदा। लेकिन सर एक चीज बीजेपी और तो अपने आप को कहती है कि अगर महंगाई इतनी ज्यादा है तो मैं इलेक्शन कैसे जीत रहा हूं? वो तो ये कहती है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो जनता मुझे लाइक कैसे करती है? अच्छा, निकाय का चुनाव हो और आप कहें कि देहात में भी समर्थन मिल गया, देहात से भी हमें समर्थन मिल रहा है, जहां आपकी पार्टी 32 वर्षों से सत्ता में हो। मेरे बात मैंने सरकार बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो हमसे पूछने वाले आ जाने वाले हैं। 32 वर्ष से गुजरात में आपकी पार्टी रन कर रही है, जीत पर है, मुख्यमंत्री है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भी गुजरात से ही हैं मूल रूप से, भले ही वाराणसी से सांसद हो। और गुजरात में निकाय चुनाव आप जीत लिए तो कह रहे हैं कि कृषि कानून के समर्थन में हम जीते हैं, ये कोई मायने बात रही? दिल्ली के एमसीडी में क्यों नहीं चुनाव जीती है? वहां भी तो 5 सीटें उपचुनाव था, आप केंद्र में वही बैठे हैं, एक भी सीट नहीं जीते। बीजेपी अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी कहती है, जहां तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। बताया तो, राष्ट्र में रहने वाले सभी राष्ट्रवादी हैं, सब में राष्ट्र का खून दौड़ रहा है, चाहे देश का जवान हो चाहे देश का किसान हो, सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है। अभी कुछ दिन पहले एक वाक्य राहुल गांधी ने प्रयोग किया था जी, उत्तर और दक्षिण के बारे में। उन्होंने कहा था कि उत्तर के आदमियों को राजनीति समझ में नहीं आती है और दक्षिण के लोगों को राजनीति समझ में आती है, उत्तर के लोग सतही होते हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? राहुल गांधी जी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अभी जान ही नहीं पाए कि हिंदुस्तान क्या है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, उन्हें अगर यह ज्ञान रहता तो अमेठी के लोगों का आदर करना चाहिए। सतही अमेठी में आते हैं तो उनकी सोच सतही हो जाती है और दक्षिण में जाते हैं तो गहराई हो जाती है। उनके लिए यह विचारधारा है। हिंदुस्तान एक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के लोग, और उत्तर प्रदेश में अमेठी से पूर्वांचल के लोग तो बहुत ज्यादा राजनीतिज्ञ हैं, उनकी तो गहराई कितनी है वे क्या नाप पाएंगे। एक क्वेश्चन है कि योगी आदित्यनाथ, हम आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जी जी, यूपी के रहने वाले हैं जी, यूपी के मुख्यमंत्री से आप कितना खुश हैं, उनके कार्यों को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था न समाजवादी पार्टी के राज में अच्छी रही, न आदरणीय योगी जी के राज में ठीक है। अन्य कामों को लेकर, अन्य कामों के लिए तो मिला जुला हमारा प्रतिक्रिया है, कोई सॉफ्ट कार्नर नहीं मिल रहा है अभी तक। 2021-22 में चुनाव हो रहे हैं जी, आप लोगों की क्या, आपकी पार्टी की क्या? नहीं, मेरी पार्टी है, मेरा भी गठबंधन है, 21 पार्टियों का गठबंधन है, नए और छोटे दलों का गठबंधन हम आईडीए बनाए हैं और हम भी
अच्छा रिजल्ट की कामना करते हैं अपने गठबंधन के साथ, और परिणाम किसी के पक्ष में आएगा नहीं। सन 22 में आपके स्टूडियो में मैं कहकर जा रहा हूं। जनता को आप क्या बताना चाहते हैं? जनता को शब्द करने का मैं संदेश दे रहा हूं, जब भी कोई आपत्ति आती है तो जनता से कोई धैर्यवान तो है नहीं। तो ये थे हमारे साथ हीरालाल सैनी जी, जो अखंड समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो नमस्कार।